हेलो स्टूडेंट। आज हमारा वो जो पेपर रह गया था टीचिंग एंड लर्निंग का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमारे 45 क्वेश्चंस हो चुके थे 75 में से, और बाकी के क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और एक बात और आपको कहनी है, अगर आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चंस सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बेनिफिशियल लग रहा है अगर ये वीडियो आपको, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए और पेपर आप बना सकूं। तो आगे चलते हैं। जैसे 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो हमारी एक डेफिनेशन है। सीखने का सिद्धांत आकस्मिक संश्लेषण पर जोर देता है। लर्निंग थ्योरी लेज स्ट्रेस ऑन इमर्जेंट सिंथेसिस। हु सेड? किसने कहा था ये? तो ये हमारा बोला था, कर्ट लेविन ने बोला था। ठीक है, कि जो सीखने का सिद्धांत है वो हमारा जो इमर्जेंट सिंथेसिस है उस पर जोर देता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम आगे चलते हैं। चलिए, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में पी का क्या मतलब है? अच्छा क्वेश्चन है। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में पी का क्या मतलब है? तो इसमें है आपका मनोवैज्ञानिक पर्यावरण ऑप्शन दे रखा है, और क्षेत्र है यानी कि फील्ड है, और सी है आपका भौतिकी, और यानी कि फिजिक्स हो गया, और साइकोलॉजिकल पर्सन। तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है यानी कि साइकोलॉजिकल पर्सन है, पी यहाँ पर उसका मतलब ये होगा। एक फॉर्मूला है, जब आप इसकी कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी आप पढ़ोगे तो है आपका B इक्वल्स टू एफ और ब्रैकेट में है आपका P और इंटू C। ठीक है, P और C। C बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। PC ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा जब आप कर्ट लेविन की थ्योरी पढ़ोगे ना उसमें। तो यहाँ पर B इक्वल्स टू है बिहेवियर, F जो है वो फील्ड को डिनोट करता है, P पर्सन को डिनोट करता है यानी कि साइकोलॉजिकल पर्सन, और C यहाँ पर कल्चरल एनवायरनमेंट को डिनोट करता है। तो इसीलिए इस फॉर्मूला से ही लिया गया है कि यहाँ पर जो P है वो किसको स्टैंड कर रहा है? यहाँ पर P कर रहा है मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कौन सा क्लासरूम मॉडल का तत्व नहीं है? विच वन इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ क्लासरूम म्यूटिंग मॉडल? ठीक है, क्लासरूम का कौन सा तत्व नहीं है? तो यहाँ पर हम लोगों को जो दे रखा है ऑप्शंस है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि होते हैं क्लासरूम के तत्व होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि क्लासरूम में जब हम जाएंगे तो कुछ निर्देश देंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं। उसके बाद है आपका एंटरिंग बिहेवियर यानी कि पूर्व व्यवहार, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस यानी कि निष्पत्ति का मूल्यांकन, जो भी बच्चे ने परफॉर्मेंस दिया है उसका मूल्यांकन किया जाता है। बट यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है निकासी व्यवहार, ये क्लासरूम मॉडल का तत्व नहीं है। एग्जिट बिहेवियर यानी कि जब बच्चा क्लासरूम से बाहर चला जाता है तब उसके ऊपर ये बोला गया है। तो एग्जिट बिहेवियर यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा कि ये क्लासरूम मॉडल का तत्व नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपने वीडियो पे। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने दिया था? पढ़े होंगे आप लोगों ने। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, और आपका मास्टरी मॉडल है, मास्टरी लर्निंग वाला है, और एक आपका कॉन्सेप्ट मॉडल है। तो इसमें बात करते हैं हम, किसने दिया था? हिल्डा टाबा ने दिया था, या ब्रूनर ने दिया था, रिचर्ड सचमैन ने दिया था, या विलियम ग्रेसन ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा रिचर्ड सचमैन। ठीक है, उसके बाद है जीन प्याजे के शिक्षण मॉडल का नाम क्या है? तो विकास का मॉडल इसमें लिखा हुआ है। एक्चुअली इसको अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन यही होगा, विकास का मॉडल। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो संज्ञानात्मक विकास का मॉडल है जो कि जीन प्याजे ने दिया। इसका पूरा नाम नहीं लिखा है इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास का मॉडल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग? तो टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस, ये है।
राइट है इसका आंसर। उसके बाद है टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल प्रोसेस, बिल्कुल है, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है टीचिंग से, और हम कुछ ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो लेके हम चलते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस, बिल्कुल है। टीचिंग फॉर्मली भी हम लोगों को मिलती है और इनफॉर्मल भी मिलती है, यानी कि आपके स्कूल में जो टीचिंग होती है वो हमारी होती है फॉर्मल, और इनफॉर्मल टीचिंग हमारे जैसे घर में जो टीचिंग होती है, घर में जो हम लोग सीखते हैं वो इनफॉर्मल टीचिंग के अंतर्गत आता है। तो लास्ट है टीचिंग इज़ अ वन वे प्रोसेस, ये गलत है। ये वाला जो ऑप्शन है ये आएगा इसमें कि विशेषता से संबंधित, प्रकृति की विशेषता से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो शिक्षण एक मार्गी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शिक्षण जो है वो एक तरफ से नहीं होती है, दो तरफ से होती है टीचिंग, क्योंकि कोई एक सिखाने वाला होता है तो एक सीखने वाला भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट है सीखने पर प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता। आप लोगों को मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करें, इसे देखें, सोचें, पढ़ें कि ये किसने जीता था। ये आप लोगों ने अगर पढ़ी हुई है, पावलोव की थ्योरी पढ़ी हुई है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो उसमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, और 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर है आपका IP पावलोव। इन्हें सीखने के प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्योंकि हम अगर कोई भी प्रतिमान, ये डेफिनेशन है कि किसने दिया, ये आपसे पूछा है, टू कन्फर्म इन बिहेवियर एक्शन and direct ones to action according to some particular design or idea is called model। मॉडल क्या है कि हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को हम मॉडल कहते हैं। उस मॉडल में पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है कि किस तरीके से, किन किन तरीक़ों से हम किसी भी बच्चे को अपने जो आदर्श हमारा उद्देश्य है, जिसको हम लेके इस प्रतिमान को बनाया है, उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन जो थी वो हमारी दी थी कुंभ ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को किसने विकसित किया था, यानी कि हु डेवलप द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, तो ये डेविड आसुबेल ने दिया था। किसने दिया था? डेविड आसुबेल ने दिया था। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण प्रतिमान में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सपोर्ट सिस्टम किसे कहा जाता है शिक्षण प्रतिमान में, जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं उसमें। तो टीचिंग मॉडल जो होते हैं उनमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हो गया आपका फोकस, सेकंड नंबर पर आता है आपका सिंटैक्स, और थर्ड नंबर पर आता है आपका सोशल सिस्टम, और फोर्थ नंबर पर आता है सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो सपोर्ट सिस्टम यानी कि सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में बात करते हैं मॉडल में, तो वो हो गया हमारा फोकस, ठीक है। उद्देश्य के बारे में जो हम बात करेंगे वो फोकस हो गया, और यानी कि ये सी वाला ऑप्शन है वो फर्स्ट पर आएगा कि उद्देश्य। उसके बाद आपका चलता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में पूरी प्रोसेस होती है कि किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो सोशल सिस्टम आता है, यानी कि सामाजिक प्रणाली आती है कि किस तरीके से सामाजिक हम इंटरेक्शन करेंगे। उसके अंतर्गत ये आएगा कि टीचर में और स्टूडेंट में किस तरीके से इंटरेक्शन होगा आपस में। और फिर लास्ट में जो आती है वो हमारे सपोर्ट सिस्टम आता है, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सपोर्ट सिस्टम किसे कहते हैं टीचिंग मॉडल में, तो वो हम मूल्यांकन प्रणाली को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किस वर्ष अब्राहम मास्लो द्वारा आवश्यकताओं का पदानुक्रम शुरू किया था। हायरार्की जो दी थी इन्होंने मैस्लो में नीड जो थ्योरी दी थी, तो वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1943 में। इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब चीज़ें तो हमारी मेमोरी लेवल की होती हैं। 1943 में दी थी।
और ये इम्पॉर्टेंट है, मैस्लो की जो थ्योरी है प्लीज़ आप इसे पढ़ लीजिएगा कि पहले पर क्या है, दूसरे पर क्या है, नीट थ्योरी जो है, तीसरे पर क्या है, चौथे पर क्या है, ये आता है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आएगा मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये जो मानसिक आयु है यानी कि मेंटल एज है, ये 1905 में बिने ने दिया था। ठीक है, बिने, इसका जो राइट आंसर होगा वो बिने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। परिभाषा है, ये किसने परिभाषित किया है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। आप लोगों ने अगर पर्सनालिटी पढ़ा हुआ है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पर्सनालिटी के लिए। सभी कहते हैं कि ये परिभाषा आपको ज़रूर लिखनी है अगर आपका पर्सनालिटी पर क्वेश्चन आता है तो ये जो डेफिनेशन है ये ऑलपोर्ट ने दी है, बहुत पूछी जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, शायद 1961 में दी है, तो उसके बाद फिर इसमें संशोधन कुछ हुआ था। तो इस तरीके से डेफिनेशन आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इंटेलिजेंट? तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी गार्डनर ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया था, क्योंकि ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका आंसर है, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, बहुबुद्धि। तो जब उन्होंने बहुबुद्धि की बात की, बहु का मतलब होता है मल्टीपल यानी कि कई तरह की बुद्धि, तो उन्होंने बात की थी पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, दूसरा आ गया आपका पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, तीसरा आ गया एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस और चौथा है कंटेंट डोमेन इंटेलिजेंस। तो देखिए इन्होंने 6 प्रकार की बुद्धि की बात की। पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस जो है वो आपका आ जाता है इंट्रापर्सनल, वो किसके लिए यूज़ होती है? सेल्फ इंटेलिजेंस यानी कि खुद के लिए। और पर्सनल अदर इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल होती है वो, यानी कि वो दूसरे लोगों के लिए यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो राइट आंसर है, मतलब कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है गार्डन की जो थ्योरी है उसके अनुसार, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, कंटेंट डोमेन इंटेलिजेंस। ये कोई प्रकार नहीं दिया है इन्होंने, बल्कि इसके बाद इन्होंने दिया है, ये 3 तो है ही, 3 के बाद इन्होंने लिंग्विस्टिक दिया हुआ है एक, और एक दिया है आपका लॉजिकल, यानी कि जिसमें हम मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये 2 प्रकार की बुद्धि इसके अंतर्गत और है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। संचार का कौन सा माध्यम अधिक प्रभावी है? विच मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मोर इफ़ेक्टिव? आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा माध्यम अधिक प्रभावी होता है, जहाँ पर कि हम देखते भी हैं और जहाँ पर कि हम सुनते भी हैं। तो इसका जो आंसर होगा श्रव्य दृश्य माध्यम होगा, श्रव्य दृश्य माध्यम। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड, जहाँ पर हम देख भी रहे हैं और जहाँ पर हम सुन भी रहे हैं, तो हमारी जो लर्निंग होगी वहाँ पर, हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वहाँ पर, वो बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके I.K. डेविस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आगे चलते हैं। शिक्षण के चिंतन स्तर को प्राप्त करने के लिए किस स्तर का शिक्षण आवश्यक है? टू अचीव द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज़ नेसेसरी? तो मैंने आपको बताया था, इसका जो क्रम था कि सबसे पहले स्मृति लेवल पर हमारी टीचिंग होती है, स्मृति लेवल होता है टीचिंग में, उसके बाद यानी कि मेमोरी लेवल हो गया, उसके बाद फिर जब हम चीज़ों को जानना शुरू कर देते हैं तब हम उन चीज़ों के विषय में पहले समझते हैं। जब बच्चे को पढ़ाया जाता है क्लासरूम में तो सबसे पहले उसके मेमोरी लेवल पे ध्यान दिया जाता है। इट मीन्स कि उसको रटवाया जाता है, उसको पोएम्स रटवाई जाती हैं, उसको ABCD रटवाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको फिर हम उस अल्फ़ाबेट की नॉलेज देते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि भाई A फॉर एप्पल होता है, A फॉर एप्पल के अलावा A फॉर
अदर चीज़ें भी होती हैं, जैसे ए फॉर आस हो गया, ए फॉर आर्म हो गया, ए फॉर आंट हो गया। तो ये चीज़ें भी हम उसको फिर समझाते हैं, उस बच्चे को समझ में आ जाता है कि ए फॉर केवल एप्पल ही नहीं होता, ए फॉर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी कि हम उसका यहाँ पर क्या डेवलप कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप कर रहे हैं, यानी कि बोध स्तर मजबूत कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये दोनों स्तर मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे में इतनी कैपेसिटी आती है कि वो रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर को भी प्राप्त कर सके। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो होगा स्मृति एवं बोध, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। इन दोनों लेवल को पार करने के बाद ही वो रिफ्लेक्टिव लेवल पर आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। हु सेड, किसने कहा था? बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका किन्होंने कहा था? स्मिथ ने कहा था कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, उसमें उद्देश्य निश्चित होता है और उसी उद्देश्य के अनुसार हमारे निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि सीखना है, लर्निंग। अब यहाँ पर सीखना क्या है? सक्रिय है, निष्क्रिय है? जब आप कुछ सीखते हो, जब भी आप लर्निंग करते हो, तो यहाँ पर आप एक्टिव रहते हो या पैसिव फॉर्म में रहते हो या स्टैटिक फॉर्म में रहते हो या ऑब्जर्विंग फॉर्म में रहते हो? तो जब भी आप कुछ लर्निंग करते हो तब आप किस फॉर्म में रहते हो? सक्रिय, यानी कि एक्टिव फॉर्म में। अगर आप एक्टिव फॉर्म में नहीं रहोगे ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ओके, नेक्स्ट है सीखने का स्थानांतरण क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? तो इसमें सीखी हुई चीज़ को याद रखना होता है क्या? नहीं। सीखी हुई चीज़ का वैसा ही प्रयोग? नहीं। सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग? यस, यही इसका राइट आंसर है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है कि हमने कोई चीज़ सीख ली, जैसे कि साइकिलिंग हमने सीखी, इसका बेस्ट एग्जांपल है ये। साइकिलिंग हमने सीखी और उस साइकिल को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम स्कूटी चलाना सीखते हैं, तब स्कूटी चलाने में वो हमारा जो साइकिलिंग हमने सीखी हुई है वो बहुत ही हमें फ़ायदा देती है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रकृति क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है और ये पेडागोजी में भी आता है कि शिक्षण क्या है, टीचिंग का जो नेचर है वो कैसा है। टीचिंग का नेचर है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। क्यों है? क्योंकि शिक्षण में हम बहुत सारे एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का। टीचिंग में अलग अलग तरीका होता है प्रेजेंट करने का कि आप किस तरीके से टीचिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये क्या है? हमारी कला। और किन माध्यमों से आप अपनी जो टीचिंग है उसको प्रेजेंट कर रहे हो वो हो गए हमारे विज्ञान। ठीक है, जब हम टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं या अलग अलग तरह के मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि हम उसमें कोई ना कोई टेक्निक लगा रहे हैं, कोई ना कोई साइंटिफिक वो लगा रहे हैं, एड लगा रहे हैं, तो वो हमारा एक विज्ञान हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? ध्यान रखिएगा, इसमें पूछे शिक्षक संबंधी कारक, टीचर से रिलेटेड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि टीचर के लिए महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, तो यहाँ पर है बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, नेचर ऑफ द कंटेंट या विषय पर महारत, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो है हमारा मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, यानी कि विषय पर महारत। ये सब चीज़ें भी अगर नहीं होंगी कि बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है या आपके विषय वस्तु की प्रकृति ठीक नहीं है या शिक्षण अधिगम संसाधनों की कमी है, तब भी अगर आपके टीचर को अपने सब्जेक्ट पर महारत हासिल है तो वो अपनी जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बना सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि लोकतांत्रिक नहीं है? लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक नहीं है। कौन सा टीचिंग मेथड है जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है? तो इसमें हमारा कौन सा है? लेक्चर मेथड होगा। क्यों होगा हमारा लेक्चर मेथड? व्याख्यान विधि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं होता, स्टूडेंट तो बस सुनने पर रहता है, टीचर अपना बोलता चला जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, इसीलिए इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक मेथड। यहाँ पर
स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा जाता, बल्कि टीचर अपने बारे में सोचता है और वो अपना पूरा लेक्चर दे के और क्लास से निकल जाता है। नेक्स्ट है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप ज़रा कमेंट करके मुझे बताइए कि किसने किया था। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगी। नेक्स्ट है, हमारी जो डेफिनेशन है वो सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, काफ़ी पूछी जाती है। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, किसने कहा है? बहुत छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे से शब्द होते हैं जिन पर अगर हम गौर करें तो हम ये पता कर सकते हैं कि डेफिनेशन किसने दी है। बाकी की जो मतलब इस तरीके की जो डेफिनेशन है, आप देखना इसी तरीके की एक डेफिनेशन क्रो एंड क्रो ने भी दे रखी है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए शब्दों पर बहुत ध्यान देना। एक पर्टिकुलर शब्द देख लिया करो किसी भी डेफिनेशन में कि ये वाला जो पर्टिकुलर वर्ड है ये यूज़ किया हुआ है, तो ये डेफिनेशन इनकी है। लिंक बना के याद किया करो डेफिनेशन को। तो ये जो डेफिनेशन है वो हमारी किसने दी है? इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, गेट्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बस हमारे अब थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए। थॉर्नडाइक के सीखने के प्रथम नियम के अंतर्गत तीसरा नियम कौन सा है? पहले तो हमें सारे नियम ही पता होने चाहिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। जो मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के सीखने के, वो 3 नियम हैं, और बाकी के जो सेकेंडरी लॉ है वो है हमारे 5। तो 5 और 3 8 नियम है टोटल। प्रभाव का नियम क्या है कि अगर हम किसी चीज़ का हमारे ऊपर सुखद प्रभाव पड़ा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर हमारे ऊपर अच्छा परिणाम पड़ा है तो हम उसका हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हम उसको काम को बार बार करने की कोशिश करेंगे। तत्परता का नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेट रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो हम उस काम को करना जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट क्या? अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम कह रहा है कि अगर हम किसी क्रिया को बार बार करते हैं तो फिर अभ्यास से हमारे उससे बार बार क्रिया करने से हम उस काम को करना जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोहलर तथा कोफ्का का है। कोहलर और कोफ्का मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर एंड कोफ्का वर साइकोलॉजिस्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि इनके ग्रुप बने हुए हैं, संरचनावादी, व्यवहारवादी और आपके गेस्टाल्टवादी। तो ये जो ग्रुप्स बने हैं इसमें कुछ पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम आते हैं। जैसे व्यवहारवादी में आपके कौन कौन से नाम आएंगे? थॉर्नडाइक आएंगे, आपके स्किनर आएंगे, पावलव आएंगे। ये सब जो है वो व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं। संरचनात्मक में आपका बिने आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसमें बिने आएंगे, और भी टर्मन है वो आते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गेस्टाल्टवादी। तो गेस्टाल्टवादी का मतलब है यहाँ के सूझ की बात कर रहे हैं, होलिस्टिक परसेप्शन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि गेस्टाल्टवादी हैं कोहलर और कोफ्का जो हैं वो कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? वो है हमारे गेस्टाल्टवादी, इस ग्रुप के अंतर्गत वो आते हैं। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, यानी कि प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी। तो इनसाइट थ्योरी के कौन है? यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कोहलर। अब ये भी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो गेस्टाल्टवादी है वो क्या है? कोहलर एंड कोफ्का है। और जो गेस्टाल्टवादी जो ग्रुप है उसमें हमारा सूझ की बात की जाती है, उसमें हमारा होलिस्टिक परसेप्शन की बात की जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में यूएस का क्या अर्थ है? जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जो कि पावलव ने दी है, उसका क्या अर्थ है? तो उसका जो अर्थ होता है यूएस, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है। तो आप लोगों ने अगर कुत्ते का वो जो एक्सपेरिमेंट था उसमें पढ़ा होगा, तो वहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? लार आना। खाने को देख के लार आना। तो जो लार आना था, जो स्लाइवा आ रही थी उसके कुत्ते में, वो आपकी कैसी थी? अनकंडीशनल स्टिमुलस था। ठीक है, खाने को देख के तो सभी की लार आती है, हम सभी की भी लार आती है, भूख लगती है हम लोगों को भी, तो मन करता है कि भाई जल्दी से हमें ये खाना मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग?
तो कौन सा कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर आपके सभी कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर हमारा इमोशनल स्टेटस नहीं है, अगर हम इमोशनली स्टेबल होकर क्लासरूम में नहीं बैठे हैं और सीखना नहीं चाह रहे, तो हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे। एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का, मतलब शांत है, या मान लीजिए हम क्लासरूम में बैठे हैं पढ़ने के लिए, या अपने घर में भी अगर हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो बाहर शोर शराबा हो रहा है तो हम शायद वहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारी प्रेरणा, यानी कि आपकी इंस्पिरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हमारे अंदर खुद से पढ़ने की प्रेरणा नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, तो हम नहीं पढ़ सकते। ज़बरदस्ती है आपको अगर हम पढ़ने भी बिठाएंगे ना, तो कितनी देर पढ़ने बैठ सकते हो आप? कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, उसके बाद फिर आपका मन अपने आप ही ऊबने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अब मैंने आपसे कहा था कि आप बताइएगा कि मेमोरी लेवल का जो क्वेश्चन था उसका क्या आंसर है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी थी पहले ही, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। तो वो किसने किया था स्मृति स्तर के? हर्बर्ट ने। अभी अभी मैंने आपको पहले भी ये बताया था, हर्बर्ट ने किया था। और मॉरिसन ने किनका किया था? मॉरिसन ने जो किया था वो बोध स्तर का किया था, ठीक है, बोध स्तर, मॉरिसन। और हंट ने किसका किया था? चिंतन स्तर पर, रिफ्लेक्टिव पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर भी ख़त्म होता है। तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। अगर यूज़फुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आऊँगी आपके पास, ठीक है। तो हमारा जो अगले पेपर हैं, जैसे आपका और भी पेपर हैं, तो उनको भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से सॉल्व करके डाल दूँ। और इससे रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड जो टीचिंग एंड लर्निंग पेपर से जो और रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैं उनको भी लेके आऊँगी आपके साथ, क्योंकि यही एक पेपर सॉल्व करना सफिशिएंट नहीं होता है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे अपने प्रैक्टिस के लिए। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।